नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, कल से जब से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर का ऐलान हुआ है, उसके बाद बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं। खास करके भारत सरकार से बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं और भारत सरकार जाहिर सी बात है कटघरे में खड़ी है। उधर पाकिस्तान अपने आप अपनी जीत का जश्न मना रहा है, वो क्लेम कर रहा है। बाकायदा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए जीत का ऐलान किया। हालांकि एक गलतफहमी है उनकी, हम सबको मालूम है। भारतीय सेना ने हालत पतली कर दी थी उनकी। लेकिन उधर प्रधानमंत्री पब्लिकली क्लेम करते हैं कि हमने भारत को झुकने पे मजबूर किया। इधर भारत के न प्रधानमंत्री, न विदेश मंत्री, न गृह मंत्री, न रक्षा मंत्री, कोई इस देश की जनता को संबोधित नहीं करता, ट्वीट भी नहीं करते। बस विदेश मंत्रालय के सचिव और 2 डिफेंस स्पोक्स पर्सन रोज़ यही काम कर रहे हैं। 2 लाइन का जो विदेश सचिव जो है वो ब्रीफ कर देते हैं और चले जाते हैं। और नतीजा ये हुआ कि आज राइट विंग सपोर्टर जितने हैं वो विक्रम मिस्री, जो बेचारे विदेश मंत्रालय के सचिव हैं, उन्हीं के पीछे पड़ गए। उनको और उनके परिवार को लेकर इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ सोशल मीडिया पर की गई कि जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, दिखा भी नहीं सकता। जबकि कोई भी समझदार पढ़ा लिखा आदमी ये समझेगा, अनपढ़ आदमी भी ये समझेगा कि इसमें उनकी क्या गलती। उन्होंने कोई सीज़ फायर थोड़ी कराया, वो तो सरकार का फैसला था। जो उनको ब्रीफ करने के लिए कहा जाता था वो करते थे, वही उन्होंने कल किया। लेकिन क्या करें, राइट विंग वाले हैं ना, मोदी जी पे सवाल तो उठाएंगे नहीं, कोई ना कोई एक बलि का बकरा ज़रूर ढूंढते हैं। खैर, सवाल कांग्रेस ने भी उठाए हैं, सवाल चारों तरफ से उठ रहे हैं और सरकारी तंत्र डिफेंड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वो सवाल क्या उठ रहे हैं, उसके जवाब क्या दे रहे हैं, ये आपने बहुत सुन लिया। लेकिन मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। इन सब सवालों जवाबों के बीच में किसी ने कल से लेके उन 26 परिवारों का जिक्र किया जिनको इंसाफ दिलाने के लिए ये सारी कवायद की गई थी, जिनको इंसाफ दिलाने के लिए ये सारा युद्ध शुरू किया गया था। उन 26 परिवारों, वो 26 परिवार जिन्होंने अपनों को खोया था पहलगाम में, उन 26 परिवारों के जख्मों पर नमक लगाने का काम किसने किया? इस सवाल का जवाब कौन देगा? वो 26 परिवार जब अपनों को गंवा चुके थे, उसके बाद ज्यादातर ने कहा था कि हम किसी तरह के युद्ध के फेवर में नहीं हैं। तो उन्हीं लोगों को ट्रोल करने लगे थे लोग, राइट विंगर्स उन्हीं के पीछे पड़ गए थे और कहा, सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि हम तो ढूंढ के मारेंगे, हम तो ऐसा उनके साथ वो करेंगे कि वो नानी याद आ जाएगी, उनको सब कुछ आ जाएगी और हम इंसाफ करके रहेंगे। और उन 26 परिवारों के नाम पर सेना को कार्रवाई के लिए कह दिया गया। लेकिन अब जब सीज फायर हो गया है, उन 26 परिवारों के किसी ने सुध ली? उन्हें क्या मिला? उनके जख्मों पर मरहम लगा या नमक छिड़का गया? मेरे हिसाब से मरहम लगाने का उनसे वादा किया गया था और छिड़का गया नमक। वो इसलिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे, हमने पाकिस्तान का ये उड़ा दिया, हमने पाकिस्तान का वो उड़ा दिया, पाकिस्तान कह रहा हमने हिंदुस्तान का ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया। लेकिन असल सवाल ये उठता है कि वो जो 5 आतंकी है जिन्होंने 26 लोगों की जान ली, वो कहां है? वादा तो उनको ढूंढ कर चुन चुन कर मारने का था ना, लेकिन उन 5 आतंकियों का कुछ अता पता चला? कहां है? वो तो शायद आज भी जिंदा है, आज भी कहीं आराम कर रहे होंगे। इन 26 परिवारों के जख्मों पर मरहम तो तभी लगना था अगर उन 5 आतंकियों को सजा मिलती। लेकिन उन 5 आतंकियों का तो कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा और ना इन 26 परिवारों का कोई दर्द समझ रहा। उल्टे इन 26 परिवारों के साथ साथ कई और परिवारों को दर्द मिल गया। जरा घाटी की इस लड़की का दर्द सुनिए,
आपका दिल भी शायद पसीज जाए। जी, कल पूरी रात शेलिंग हो रही थी, रह रहे हैं। अभी सडनली गाड़ियां बेच दी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला यहाँ से खाली करो। अभी हम जो लोग हैं दिल्ली मुंबई में एसी में बैठ के बातें कर रहे हैं, वार हो रही है, ये हो रहा है। वहाँ 23 बंदे मारे हैं, जहाँ पर पहलगाम में 23 की जगह यहाँ 2300 बंदे मर गए। जो नुकसान हुआ है अलग। जब हमारे घरों पे बमबारी पड़ रही है, शेलिंग हो रही है, हम जानते हैं हम पे क्या बीत रही है। हमारे पास क्या, हम मिडिल क्लास के पास क्या, सिर्फ घर है और कुछ तो है नहीं है। और मीडिया वाले क्या बता रहे हैं, इंडिया ये कर रही है, इंडिया वो कर रही है। क्या कर रही है इंडिया? जो बॉर्डर्स के लोग हैं, एलओसी के पीओके के पास हैं, उनको पता है, वो जानते हैं उन पे क्या बीत रही है इस टाइम पे। बाकी तो सब बातें कर रहे हैं एसी में बैठ के, हाँ इंडिया वालों ने ये किया वो किया। पूरी रात बच्चे लेके बैठे हुए हैं, छोटे छोटे माँ बाप है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, कहाँ जाएंगी ना। यहाँ हॉस्पिटल ठीक है, हॉस्पिटल में जाएंगी, कहाँ जाएंगे? वहां से बमबारी पड़ रही है, जो कोई बाहर निकल रहा है, शेलिंग पड़ रही है, स्टॉर्म पड़ रहे हैं, किधर जाएंगे? दरअसल हम जब राजनीति मुद्दों पर या राजनीति में बह जाते हैं तो मानवीय पहलू को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये लड़की जो कह रही है, इसके दुखों का किसी ने हिसाब लगाया? इसके दुख के बारे में किसी ने सोचा? जिनके घर उजड़ रहे हैं शेलिंग में, उसमें उनका क्या कसूर? चलिए, मैं मानता हूं कोलेटरल डैमेज होता है। अगर भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया होता, कुछ तो ऐसा किया होता कि जिसके एवज में लगता है कि पाकिस्तान ने जिंदगी भर का सबक सीख लिया, तब इन लोगों के जख्मों पर भी नमक लगता जिन्होंने अपने अपनों को खोया है या अपना घर बार खोया है। ये तो फिलहाल ठगे हुए महसूस कर रहे हैं ना, कि हम तो यूं ही गेहूं के साथ घुन की तरह पिस गए, ना भारत को कुछ हासिल हुआ, उल्टा हम बर्बाद हो गए। इनके आंखों में जो सवाल है, इनकी आंखों में जो दर्द है, उसका जवाब कौन देगा? वो 26 परिवार किससे पूछें कि हमारे नाम पे आपने इतना कुछ किया, लेकिन हमारे साथ इंसाफ तो नहीं हुआ। कल जब सीज फायर का ऐलान हुआ, क्या उस सीज फायर में यह शर्त नहीं रखी जा सकती थी भारत की तरफ से कि वो जो 5 आतंकी है जिन्होंने कश्मीर में पहलगाम में इन मासूम लोगों की जान ली, उनको भारत के हवाले किया जाए? मैंने नहीं सुना कि ऐसी कोई शर्त रखी गई। आपने सुना हो तो बताइएगा, हो सकता है मुझे इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि कुछ भी चीज रिटर्न में नहीं हुई। दुनिया में पहली बार है कि कहीं तीसरा देश सीज फायर का ऐलान करता है, और जो दो देश आपस में लड़ रहे हैं वो बाद में इसका जो है कंफर्मेशन करते हैं। वही अमेरिका जिसने कल सीज फायर का ऐलान किया, वही चचा डोनाल्ड ट्रंप जो ऐलान कर रहे हैं कि मेरे कहने पर दोनों देशों ने सीज फायर कर लिया, वही अमेरिका कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे रहा है। कल सीज फायर की उनको मध्यस्थता क्यों करनी पड़ी, इसको लेकर CNN की एक रिपोर्ट जो आज बहुत सारे अखबारों में छपी है, उसमें जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के JD वेंस, उनकी स्टेटमेंट थी। उनके हिसाब से उन्हें एक इंटेल मिला, उन्हें एक जानकारी मिली, जो जानकारी बहुत खतरनाक थी। उन्हें जानकारी मिली कि पाकिस्तान अब न्यूक्लियर हथियारों की तरफ बढ़ सकता है, जो कि खतरनाक हो सकता है। जैसी ये खबर उन्हें मिली, उन्होंने राष्ट्रपति तक पहुंचाई, और राष्ट्रपति ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की और सीज फायर करवाने का एक प्रोसेस उन्होंने किया। ये कल की खबर थी। अब आज भारत के मीडिया हाउस चला रहे हैं कि ट्रंप ने दावा किया है कि इंडिया ने उन्हें जो जानकारी दी उसकी वजह से उन्हें मध्यस्थता करनी पड़ी। आज वो कह रहे हैं कि जयशंकर और अजित डोवाल ने अमेरिका को ब्रीफ किया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को मूव कर रहा है। या तो कल अमेरिका झूठ बोल रहा था या आज झूठ बोल रहा है। और दूसरी बात, अगर अजित डोवाल और जयशंकर को यह मालूम था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन मूव कर रहा है, तो यह तो आशंका पहले से थी ना। अब जब आप दो न्यूक्लियर देश आपस में युद्ध की स्थिति में जाएंगे तो इसकी आशंका तो रहती है, तो इसके लिए तो आप प्रिपेयर हुए होंगे ना पहले से। फिर यह जानकारी अमेरिका तक पहुंचाने की क्यों जरूरत पड़ी? सवाल बनता है ये भी।
या फिर अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब अमेरिका झूठ बोल रहा है। इसका मतलब जो भारतीय मीडिया में चल रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर खबर, ये झूठी खबर है। और कल जो खबर चली जेडी वेंस के हवाले से, वो सही है। फिर तीसरा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप को चौधराहट किसने दी? 2 दिन पहले तो अमेरिका कह रहा था कि ये भारत पाकिस्तान का आपसी मामला है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, और अचानक वो मध्यस्थता करने लग गया। अच्छा, मध्यस्थता की, चलिए अलग बात है। कभी आपने सुना कि जो मध्यस्थता कर रहा हो वो ऐलान करता है सीज फायर का? अगर अमेरिका को मध्यस्थता करनी थी तो फिर इजराइल और गजा के बीच क्यों नहीं वो मध्यस्थता कर रहा? वो युद्ध क्यों नहीं रुकवा रहा? रूस और यूक्रेन का युद्ध क्यों नहीं रुकवा रहा? भारत तो अपने आप को विश्वगुरु कहता है। क्या मजबूरी हुई कि डोनाल्ड ट्रंप की बात माननी पड़ी? ये सवाल सब तरफ पूछे जा रहे हैं। मैं सरकार की मंशा पे कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन सवाल तो खड़े बनते हैं ना, सवाल तो कुछ पूछने बनते हैं ना, जो हम सब के दिल में आ रहे हैं। शायद इसी वजह से कल से लेके सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी लोगों को याद आ रही है, और आज कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बाकायदा पोस्टर भी लगा है कि इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है। सही बात है। आप अपने आप को कंपेयर तो करते हो नेहरू से ज़्यादा आप जो है उपलब्धि हासिल करना चाहते हो, लेकिन मुकाबला आप इंदिरा गांधी से भी नहीं कर पा रहे। कल जब इंदिरा गांधी का पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा था तो वही गोदी मीडिया के एंकर पूछ रहे थे कि जिन्हें आज इंदिरा गांधी याद आ रही है, 26/11 के बाद क्यों नहीं याद आई थी? मानता हूं 26/11 के बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन रूबिका लियाकत को मैं स्पेशली कहूँगा, रूबिका जी, इतना ज़रूर है उस 26/11 के बाद कि कम से कम जिन आतंकियों ने वो तांडव मचाया था मुंबई में, वो अपने अंजाम तक पहुँचे। कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। यहाँ तो वो 5 आतंकी भी नहीं पकड़े गए। हासिल क्या हुआ? सवाल ये है कि हासिल क्या हुआ? ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, सेना के पूर्व अध्यक्ष, बड़े बड़े सेना के अधिकारी, पूर्व अधिकारी ये पूछ रहे हैं। अब आपके सामने ये देखिए, ये 2 पूर्व सेना अध्यक्ष, एक जनरल वीपी मलिक, करगिल युद्ध के समय सेना अध्यक्ष थे, सबसे टफेस्ट लड़ाई भारतीय सेना ने लड़ी और जीती, और एक जनरल मनोज नरवणे जो अभी आर्मी चीफ थे कुछ समय पहले तक, और एक ब्रह्मचलानी, इनको कौन नहीं जानता, डिफेंस एक्सपर्ट, भारत के द बेस्ट डिफेंस एक्सपर्ट। ये सब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमने हासिल क्या किया। इतिहास पूछेगा कि भारत ने हासिल क्या किया। कोई पूछ रहा है ये तीसरी बार हुआ है, अब आगे और मौका नहीं मिलेगा। कोई पूछ रहा है पहले भी हमने ऐसे फैसले किए हैं, बढ़त के बाद कदम खींचे हैं जिलानी, और ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, ये एक्सपर्ट पूछ रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? क्यों प्रधानमंत्री देश को ब्रीफ नहीं कर रहे हैं? क्यों सरकार इस पर क्लैरिटी नहीं लाती? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका को इसका ऐलान क्यों करना पड़ा, और उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री छाती ठोक रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया में जो गोदी मीडिया है और जो बीजेपी के लोग हैं, वही फिलहाल ये इस ऐसे सिंपल ट्वीट के जरिए सरकार को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं, जहां एक ही लाइन सब लोग कह रहे हैं कि दिस पॉज इज एन अंडरस्टैंडिंग नॉट एग्रीमेंट। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट नहीं है गवर्नमेंट। सब एक ही चीज़ लिख रहे हैं, एक ही लाइन पे सब चल रहे हैं, कोई अपनी क्रिएटिव लाइन भी नहीं जोड़ रहा। बताइए ये क्या कहता है? और एक सवाल और पूरा देश जानना चाह रहा है कि ट्रंप को कश्मीर के बारे में मध्यस्थता करने की इजाज़त किसने दी? आज तक भारत ने कभी कश्मीर के मामले में किसी को मध्यस्थता करने की जो है वो इजाज़त नहीं दी, तो ट्रंप कैसे कह रहे हैं? और
मज़े की बात है, ट्रंप बाबू को ये भी नहीं मालूम कि कश्मीर का मुद्दा कितना पुराना है। कह रहे हज़ारों साल पुराने इस कश्मीर मुद्दे को सुलझाने की तरफ दोनों देश मिल बैठ के न्यूट्रल जगह पर बात करेंगे। हज़ारों साल। कोई ट्रंप जी को यही बता दो कि 1947 तक तो एक ही थे, ये तो 47 के बाद का मुद्दा है। अब अगर कांग्रेस इस पर सवाल पूछ रही है तो फिर उसे राजनीतिकरण क्यों कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो राजनीति करी? वो तो सही पूछ रहे हैं ना कि ये अनप्रेसिडेंट है। पहली बार हुआ कि पूरा विपक्ष, भारत का हर राजनीतिक दल एक सुर में सरकार के साथ था। सरकार को इतना जबरदस्त समर्थन पूरा विपक्ष ने दिया, पूरी जनता साथ में थी। उसके बावजूद अचानक से ये फैसला, सरकार का ये यू टर्न क्यों होता है? पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है और हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। अब कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, और बिल्कुल सही चिट्ठी लिखी है कि सदन का विशेष सत्र बुलाया जाए और इस देश को जानकारी दी जाए कि दरअसल हुआ क्या, सीज फायर के पीछे की कहानी क्या है और सीज फायर की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस मांग को करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जहां पर पीओके को वापस लेने की सहमति संपूर्ण संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी। 1994 का जो रेजोल्यूशन है, समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए। और इस पूरे प्रकरण में पहलगांव के आतंकी हमले के बाद देश में शायद पहली बार अनप्रेसिडेंटेड और एक तरफा समर्थन भारत सरकार को सब पक्षों से मिला। सभी दल, सभी विचारधारा, 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ खड़े रहे और हमने साफ कहा था कि पहलगाम में जो आक्रमण हुआ है वो भारत की आत्मा पे आक्रमण है और इसका मुंह तोड़ जवाब देना अति आवश्यक है। सेना ने जो कदम उठाए उस पर हम सबको बड़ा गर्व है और जो आतंकी इलाकों पर, ठिकानों पर जो अटैक करा उसका हम सबको बहुत संतुष्टि इस बात की है कि हमारी भारत की सेना उस काम को कर पाई। लेकिन अनवेवरिंग, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो भारत सरकार को दिया, मैं समझता हूं कि हमारी जो मांग है उसको सरकार को सुनना चाहिए और एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। काफ़ी चीज़ें उसमें डिस्कस होनी भी चाहिए और देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ। ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद, ये सब एंगल टटोलने के बाद कहानी घूम के फिर वहीं आ जाती है कि अल्टीमेटली हासिल किसी को कुछ नहीं हुआ। इस देश की जनता को सिर्फ नुकसान हुआ है। वो नुकसान हुआ है खास करके उन लोगों को जो पाकिस्तानी शेलिंग का निशाना बने हैं और उन 26 घरों को उम्मीद जिनको जगाई गई थी, अब शायद वो दोबारा कभी भी ये उम्मीद भी न जगा पाएं कि उन 5 आतंकियों को सज़ा मिलेगी। ये हासिल हुआ है इस युद्ध से और ये हासिल हुआ है इस देश को। नमस्कार।